नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के कथन हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। ये सभी कथन हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के विद्वान और साहित्यकार हैं उन्होंने ये कथन कहा है और ये कथन विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन तो यहाँ पे पूछा गया है, हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है। ये कथन किसका माना जाता है? तो हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रबली पांडेय। तो हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है, ये कथन माना जाता है चंद्रबली पांडेय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिंदी प्रचार द्वारा एकता स्थापित करने वाले सच्चे भारत बंधु हैं, ये कथन किसका माना जाता है? तो भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिंदी प्रचार द्वारा एकता स्थापित करने वाले सच्चे भारत बंधु हैं, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरविंद। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी के अध्ययन में लगवाएं, ये कथन किसका माना जाता है? मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी के अध्ययन में लगवाएं, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद का ये मानना था कि हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारे देश में राष्ट्रीयता का भाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हिंदी की राष्ट्रीय सत्ता भी बढ़ेगी, ये कथन किसका माना जाता है? तो जैसे जैसे हमारे देश में राष्ट्रीयता का भाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हिंदी की राष्ट्रीयता सत्ता भी बढ़ेगी, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीमती लोक सुंदरी रामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित भाषा बहती नदी है जिसकी धारा नित्य एक ही मार्ग से प्रवाहित नहीं होती, तो ये कथन किसका माना जाता है? जीवित भाषा बहती नदी है जिसकी धारा नित्य एक ही मार्ग से प्रवाहित नहीं होती, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबूराव विष्णु पराड़कर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का ये कथन माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है,
तो ये कथन किस विद्वान या किस साहित्यकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धीरेन्द्र वर्मा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। ये कथन किसका माना जाता है? तो बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद शास्त्री दुगवेकर। तो गोविंद शास्त्री दुगवेकर का ये कथन माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा के बिना आज़ादी बेकार है। तो राष्ट्रभाषा के बिना आज़ादी बेकार है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवनी कुमार विद्यालंकार। तो अवनींद्र कुमार विद्यालंकार के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का काम देश का काम है, समूचे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है। ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी का काम देश का काम है, समूचे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है। तो ये कथन किसका माना जाता है? किस विद्वान या किस साहित्यकार के माध्यम से ये कथन कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबूराम सक्सेना। तो बाबूराम सक्सेना के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वो है देवनागरी ही हो सकती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है। ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है। ये कथन किसका माना जाता है? किस विद्वान या किस साहित्यकार के माध्यम से ये कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शंकरराव कप्पिकेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है। ये कथन किसका माना जाता है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी का किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनंत गोपाल शेवड़े। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। ये कथन किसका माना जाता है? तो राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ये कथन कहा गया है राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है। ये कथन किसका माना जाता है? तो विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाल्टर चैनिंग। तो इन्होंने ये कथन कहा है कि विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी को तुरंत शिक्षा का माध्यम बनाइए, ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी को तुरंत शिक्षा का माध्यम बनाइए, तो ये कथन किस विद्वान का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बैरिस कलिएव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी सर पर ढोना डूब मरने के बराबर है, ये कथन किसका माना जाता है? तो अंग्रेजी सर पर ढोना डूब मरने के बराबर है, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संपूर्णानंद। देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है और वो भाषा है हिंदी, ये कथन किसका माना जाता है? तो देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है और वह भाषा है हिंदी, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेठ गोविंद दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं, ये कथन किसका माना जाता है? इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। तो ये जो है प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांस्कृतायन के द्वारा ये कथन कहा गया है कि इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्त आर्यावर्त या ठेठ हिंदुस्तान की राष्ट्र तथा शिष्ट भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है, ये कथन किसका माना जाता है? तो समस्त आर्यावर्त या ठेठ हिंदुस्तान की राष्ट्र तथा शिष्ट भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शासन में हिंदी फारसी के साथ साथ चलती रही, पर कंपनी सरकार ने एक और फारसी पर हाथ साफ किया तो दूसरी ओर हिंदी पर, यह कथन किसका माना जाता है? तो मुस्लिम शासन में हिंदी फारसी के साथ साथ चलती रही, पर कंपनी सरकार ने एक और फारसी पर हाथ साफ किया तो दूसरी ओर हिंदी पर, तो ये कथन किसका माना जाता है? किस विद्वान के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रबली पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये कथन किसका माना जाता है? तो भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब से हमने अपनी भाषा का समादर करना छोड़ा है, तभी से हमारा अपमान और अवनति होने लगी, ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब से हमने अपनी भाषा का समादर करना छोड़ा है, तभी से हमारा अपमान और अवनति होने लगी है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया है कि जब से हमने अपनी भाषा का समादर करना छोड़ा, तभी से हमारा अपमान और अवनति होने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पक्षपात की दृष्टि से ना देखा जाए तो उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है, ये कथन किसका माना जाता है? तो यदि पक्षपात की दृष्टि से ना देखा जाए तो उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
शिवनंदन सहाय। तो शिवनंदन सहाय के द्वारा ये कथन कहा गया है, यदि पक्षपात की दृष्टि से ना देखा जाए तो उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी सरलता के कारण हिंदी स्वयं ही राष्ट्रभाषा हो गई है। ये कथन किसका माना जाता है? तो अपनी सरलता के कारण हिंदी स्वयं ही राष्ट्रभाषा हो गई है। ये कथन किस विद्वान या किस साहित्यकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी दयाल सन्यासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा समस्त भारत की मातृभाषा के समान हो? तो ये कथन किसका माना जाता है? यह कैसे संभव हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा समस्त भारत की मातृभाषा के समान हो जाए? ये कथन किस विद्वान का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रशेखर मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भारतीय एकता के लक्ष्य का साधन हिंदी भाषा का प्रचार है। ये कथन किसका माना जाता है? तो भारतीय एकता के लक्ष्य का साधन हिंदी भाषा का प्रचार है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका टी माधव राव। तो टी माधव राव के द्वारा ये कथन कहा गया है कि भारतीय एकता के लक्ष्य का साधन हिंदी भाषा का प्रचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिंद की हम सबकी भाषा है। ये किसका कथन माना जाता है? हिंदी हिंद की हम सबकी भाषा है। तो ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिवाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संदेह निर्मूल है कि हिंदी वाले उर्दू का नाश चाहते हैं। यह कथन किसका माना जाता है? यह संदेह निर्मूल है कि हिंदी वाले उर्दू का नाश चाहते हैं। तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। शिक्षा के प्रसार के लिए नागरी लिपि का सर्वत्र प्रचार आवश्यक है। यह कथन किसका माना जाता है? तो शिक्षा के प्रसार के लिए नागरी लिपि का सर्वत्र प्रचार आवश्यक है। तो ये कथन किस विद्वान या किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी भाषा का साहित्य किसी भी दूसरी भारतीय भाषा से किसी अंश से कम नहीं है। ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारी हिंदी भाषा का साहित्य किसी भी दूसरी भारतीय भाषा से किसी अंश से कम नहीं है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राय बहादुर राम रणविजय सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सके, और हिंदी इसमें समर्थ है। ये कथन किसका माना जाता है? तो वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सके, और हिंदी इसमें समर्थ है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीर मोहम्मद मुनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु और द्विवेदी ने हिंदी की जड़ें पाताल तक पहुंचा दी है। उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वो निश्चय ही भूकंप ध्वस्त होगा। ये कथन किसका माना जाता है? तो भारतेंदु और द्विवेदी ने हिंदी की जड़ें पाताल तक पहुंचा दी है। उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वो निश्चय ही भूकंप ध्वस्त होगा। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव पूजन सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह निर्विवाद है
कि हिंदी भाषियों को उर्दू भाषा से कभी द्वेष नहीं रहा। ये कथन किसका माना जाता है? तो यह निर्विवाद है कि हिंदी भाषियों को उर्दू भाषा से कभी द्वेष नहीं रहा। तो ये कथन किस विद्वान या किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज नंदन दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा अपनी अनेक धाराओं के साथ प्रशस्त क्षेत्र में प्रखर गति से प्रकाशित हो रही है। ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छविनाथ पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। यह कथन किसका माना जाता है? तो देवनागरी ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचार देश उन्नति का द्वार है। यह कथन किसका माना गया है? तो नागरी प्रचार देश उन्नति का द्वार है। तो यह कथन किसका माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल लाल खत्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोपाल लाल खत्री के द्वारा यह कथन कहा गया है कि नागरी प्रचार देश उन्नति का द्वार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी से भारत की रक्षा नहीं हो सकती। यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो अंग्रेजी से भारत की रक्षा नहीं हो सकती, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पिल्लियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगा। यह कथन किसका माना जाता है? तो उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ शुद्ध रूप से हिंदी में वार्तालाप करूंगा। तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शारदा चरण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के ऊपर आघात पहुंचाना हमारे प्राण धर्म पर आघात पहुंचाना है। यह कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी के ऊपर आघात पहुंचाना हमारे प्राण धर्म पर आघात पहुंचाना है। तो यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ प्रसाद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश के किसी कोने में जाकर अपना काम चला लेता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश के किसी कोने में जाकर अपना काम चला लेता है। तो ये जो है किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवव्रत शास्त्री। हिंदी और नागरी का प्रचार तथा विकास कोई भी रोक नहीं सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी और नागरी का प्रचार तथा विकास कोई भी रोक नहीं सकता। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भाषा विचार का परिधान है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भाषा विचार का परिधान है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा ये कहा गया है कि भाषा विचार का परिधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का कोहिनूर है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो रामचरितमानस
हिंदी साहित्य का कोहिनूर है। तो ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यशोदानंदन अखोरी। तो यशोदानंदन अखोरी के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज के हर पथ पर हिंदी का कारवां तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो समाज के हर पथ पर हिंदी का कारवां तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये कथन किस विद्वान या किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कवि सम्मेलन हिंदी प्रचार के बहुत उपयोगी साधन है। ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कवि सम्मेलन हिंदी प्रचार के बहुत उपयोगी साधन है। ये किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री नारायण चतुर्वेदी। तो श्री नारायण चतुर्वेदी के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये कथन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी अक्षरों का कलात्मक सौंदर्य नष्ट करना कहाँ की बुद्धिमानी है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो देवनागरी अक्षरों का कलात्मक सौंदर्य नष्ट करना कहाँ की बुद्धिमानी है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कामिनी भाल में हिंदी बिंदी रूप प्रकट अग्रवन में भई ब्रज के निकट अनूप। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो कविता कामिनी भाल में हिंदी बिंदी रूप प्रकट अग्रवन में भई ब्रज के निकट अनूप। तो ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी समस्त आर्यवर्त की भाषा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी समस्त आर्यवर्त की भाषा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शारदा चरण मित्र। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलापति त्रिपाठी। ये कथन कई बार पूछा गया है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, तो इसके लेखक हैं कमलापति त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उर्दू को हिंदी की एक शैली मात्र मानता हूँ। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मैं उर्दू को हिंदी की एक शैली मात्र मानता हूँ। तो ये किस विद्वान के द्वारा या किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मनोरंजन प्रसाद। हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व
संभालना है। तो ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुनीति कुमार चटर्जी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने के उपयुक्त है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने के उपयुक्त है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शारदा चरण मित्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। जब हम अपना जीवन जननी हिंदी मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दे तब हम उसके प्रेमी कहे जा सकते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? जब हम अपना जीवन जननी हिंदी मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दे तब हम उसके प्रेमी कहे जा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेठ गोविंददास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भाषा की समस्या का समाधान सांप्रदायिक दृष्टि से करना गलत है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भाषा की समस्या का समाधान सांप्रदायिक दृष्टि से करना गलत है। तो ये कथन किस विद्वान का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संपूर्णानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पुराने साहित्य को पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी के पुराने साहित्य को पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करें। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करें। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरगोविंद सिंह। तो हरगोविंद सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंदी भाषा भाषी प्रांतों के लोगों भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो अहिंदी भाषा भाषी प्रांतों के लोग भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनंत शयनम आयंगार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल लाल खत्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हिंदी के द्वारा ही अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हिंदी के द्वारा ही अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। तो ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूदेव मुखर्जी। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुनीति कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नागरी और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित है।
ये कथन किसका माना जाता है? तो हिंदी नागरी और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति होती है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति होती है, तो ये किसका कथन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधाकर द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है, ये माना जाता है मैथिली शरणगुप्त का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म यज्ञ है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भाषा सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म यज्ञ है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर दत्त शर्मा। तो भाषा सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म यज्ञ है, ये कहा गया है ठाकुर दत्त शर्मा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी ही माँ भारती हो गई है, वह सबकी आराध्य है, सबकी संपत्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया है? अब हिंदी ही भारती माँ हो गई है, वह सबकी आराध्य है, सबकी संपत्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविशंकर शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। बच्चों को विदेशी लिपि की शिक्षा देना उनको राष्ट्र के सच्चे प्रेम से वंचित करना है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों को विदेशी लिपि की शिक्षा देना उनको राष्ट्र के सच्चे प्रेम से वंचित करना है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी दयाल सन्यासी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, भवानी दयाल सन्यासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसके लेखक हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उर्दू वालों की नीति हिंदी के बहिष्कार की ना होती तो आज लिपि के सिवा दोनों में कोई भेद ना पाया जाता, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो अगर उर्दू वालों की नीति हिंदी के बहिष्कार की ना होती तो आज लिपि के सिवा दोनों में कोई भेद ना पाया जाता, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवार के बल से न कोई भाषा चलाई जा सकती है और न मिटाई जा सकती है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो तलवार के बल से न कोई भाषा चलाई जा सकती है और न मिटाई जा सकती है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? किस विद्वान या किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राजभाषा करने के बाद पूरे 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग करना पीछे कदम हटाना है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तलवार के बल से न कोई भाषा चलाई जा सकती है और न मिटाई जा सकती है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव पूजन सहाय। हिंदी को राजभाषा करने के बाद पूरे 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग
करना पीछे कदम हटाना है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भाषा राष्ट्रीय शरीर की आत्मा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भाषा राष्ट्रीय शरीर की आत्मा है, तो ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी भवानी दयाल सन्यासी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्वामी भवानी दयाल सन्यासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रति जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें से हिंदी भाषा प्रायतः सर्वत्र व्यवहृत होती है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो संप्रति जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें से हिंदी भाषा प्रायतः सर्वत्र व्यवहार होती है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी जिस दिन राजभाषा स्वीकृत की गई उसी दिन से सारा राजकाज हिंदी में चल सकता था, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी जिस दिन राजभाषा स्वीकृत की गई उसी दिन से सारा राजकाज हिंदी में चल सकता था, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेठ गोविंद दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषी प्रदेश की जनता से वोट लेना और उनकी भाषा तथा साहित्य को बढ़कर आवश्यक एक लिपि का प्रचार होना है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रजनंदन सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के प्रमुख महापुरुषों के हिंदी भाषा एवं साहित्य पर अनमोल विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार बंगाल भाषा के द्वारा बंगाल में एकता का पौधा प्रफुल्लित हुआ है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के साधारण भाषा होने से समस्त भारतवासियों में एकता तरु की कलियां अवश्य ही खिलेंगी, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार बंगाल भाषा के द्वारा बंगाल में एकता का पौधा प्रफुल्लित हुआ है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के साधारण भाषा होने से समस्त भारतवासियों में एकता तरु की कलियां अवश्य ही खिलेंगी, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शारदा चरण मित्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा का अनुकरण न किया जाए, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो विदेशी भाषा का अनुकरण ना किया जाए, ये किस विद्वान या किस साहित्यकार का कथन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भीमसेन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की सर्वसाधारण की भाषा होने के उपयुक्त है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने के उपयुक्त है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शारदा चरण मित्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। जापानियों ने जिस ढंग से विदेशी भाषाएं सीखकर अपनी मातृभाषा को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है, उसी प्रकार हमें भी मातृभाषा का भक्त होना चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया है? जापानियों ने जिस ढंग से विदेशी भाषाएं सीखकर अपनी मातृभाषा को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है, उसी प्रकार से हमें भी मातृभाषा का भक्त होना चाहिए, ये किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू श्याम सुंदर दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सदा अपनी मातृभाषा में ही विचार करता है, इसीलिए अपनी भाषा सीखने में जो सुगमता होती है दूसरी भाषा में हमको वह सुगमता नहीं हो सकती, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मनुष्य सदा अपनी मातृभाषा में ही विचार करता है, इसीलिए अपनी भाषा
सीखने में जो सुगमता होती है, दूसरी भाषा में हमको वह सुगमता नहीं हो सकती। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर मुकुंद स्वरूप वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी ना होनी चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी ना होनी चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भाषा ही राष्ट्र का जीवन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? बहुत ही छोटा कथन है और ऐसे कथन जो है प्रायतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भाषा ही राष्ट्र का जीवन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देह प्राण का ज्यों घनिष्ठ संबंध अधिकतर है, तिससे भी अधिक देश भाषा का गुरुत्व। ये किसके द्वारा कहा गया है? देह प्राण का ज्यों घनिष्ठ संबंध अधिकतर है, इससे भी अधिक देश भाषा का गुरुत्व। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माधव शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है। ये किस विद्वान या किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मौलाना हसरत मोहानी। तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के जो प्रमुख कथन हैं, जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा कहा गया है, इसकी आज हमने चर्चा की। ऐसे प्रश्न जो है हिंदी भाषा से जुड़े जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें हिंदी भाषा से जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर आते हैं, वहाँ से कथन से जुड़े जो प्रश्न हैं वो कई बार पूछे गए हैं। तो इसे जानना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर और भी जो हिंदी साहित्य के विधाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।